नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके प्राचीन इतिहास का टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, है ना। मध्यकालीन इतिहास के टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर आपके पेपर के पूछे हुए प्रश्न हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे आज मध्यकालीन इतिहास के यहाँ पर टॉप 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लीजिएगा, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आज हम मध्यकालीन इतिहास, है ना। मध्यकालीन इतिहास के यहाँ पर हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके 100 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास के यहाँ पर 100 प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मध्यकालीन के, और जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके हैं 100 आपके प्रश्न जो होंगे मध्यकालीन इतिहास के कवर करने वाले हैं, मध्यकालीन इतिहास के, है ना। इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास करा दिया था। तो एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लीजिएगा, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। विद्वान जो है आपका यहाँ पर किसके साथ भारत आया था, आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, फारसी विद्वान अलबरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान और भारत आया था। आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहां पर आंसर आपका महमूद गजनवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, महमूद गजनवी यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है। साइंस के रात में कराएंगे, है ना, रात में क्लास चलेगी साइंस की, इसी में चलेगी साइंस की। अभी हिस्ट्री करा रहे थे, साइंस का भी आपको 1-2 दिन में क्लासेस शुरू कर देंगे। उसका कंटेंट जो है टाइप हो रहा है ना, इसलिए अभी उसका नहीं हो पाया था। तो अभी कोई हिस्ट्री, ये भी रेलवे में ही पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं है। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के ही पूछे हुए हैं। महमूद गजनवी यहां पर क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, यहां पर पूछा गया भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना। यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है कि भारत से जो मयूर सिंहासन है वो किसने छीना, है ना। यहां पर देखिए आपको कमेंट करना, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। भारत से भैया मयूर सिंहासन किसने छीना था, आपको बताना है। तो देखिए यहां पर जो जवाब आपका हो जाएगा नादिर शाह। कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी को देखिए। नादिर शाह वो ईरान का शासक और अफसरीद वंश का संस्थापक भी था, याद रखिएगा। हाँ, 1739 में उसने शाहजहां के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा छीन लिया था, याद रहेगा। नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। कब किया था भारत पर आक्रमण, भारत पे भैया जो आक्रमण किया था 1739 में किया था, 1739 में किया था, याद रखिएगा। भारत पे आक्रमण किया था, भारत में आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चंस वगैरह आपको अच्छे दिख रहा है, मोबाइल फोन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगला बताइए, यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहां पर जवाब देना है, अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देश से भारत आया था। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देश से भारत आया था, यहां पर आपको जवाब देना है। तो ये भैया अफगानिस्तान से आए थे। कहां से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। अफगानिस्तान यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित शासकों में सही कालक्रम बताना है। तैमूर, चंगेज खान, महमूद गजनवी, और आपका क्या दिया गया है, कई सारे दिए गए हैं। और आपको यहाँ पर बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपके सब दिए गए हैं, तैमूर है, चंगेज खान है, महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है। यहाँ पर आपको देखिए क्रम बताना है, यहाँ पर क्रम क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 174 का। तो देखिए सही क्रम जो अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें जो सही क्रम होगा, हाँ बताइए सही क्रम क्या होगा।
174 नंबर देखिए, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए पहले आपके कौन आए थे, पहले आपके आए थे महमूद गजनवी, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी। इसके बाद आपके आते हैं चंगेज खां, और लास्ट में आपके आते हैं तैमूर। लास्ट में क्या आते हैं भैया, तैमूर आते हैं। याद रहेगा सभी को। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सही कालक्रम पूछा गया था। देखिए यहाँ पर तैमूर जो है आपका, हाँ सही तो है आपका। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देख लीजिए सभी गा रहा है। मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाई लड़ी थी ना 1191-92 में। 1398 में आपको पता ही है चंगेज खान ने क्या किया था, तैमूर, हाँ आक्रमण किया था ना भारत पे, 1398 में किया था तैमूर ने। तो सबसे लास्ट में आएगा, सही तो है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी नंबर आपका सही था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया। देखिए काकतीय वंश को समाप्त किया था, किसने किया था, काकतीय वंश। काकतीय वंश जानते हैं किसने समाप्त किया था, तो आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत ने समाप्त किया था काकतीय वंश के शासन को। याद रखिएगा, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया, यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 176 नंबर में आपका जवाब क्या होगा, यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया था। याद रखिएगा 1266 से लेकर 1287 के बीच में था। याद रखिएगा गुलाम वंश के संस्थापक आपके कौन थे, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका शासनकाल क्या था, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था आपका, है ना। याद रहेगा सभी को। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमीर अल खयल एक अरबी उपाधि है। यहां पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। अमीर अल खयल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद आमतौर पर वफादार का कमांडर या वफादारों का नेता, यहां पर क्या है, नेता किया जाता है। इनमें से बताइए किसे उपाधि दी गई थी। अमीर अल खयल एक अरबी उपाधि है ना, किसको दिया गया था आपको बताना है। तो ये जो आपकी उपाधि दी गई थी अमीर अल खयल ना, ये दी गई थी आपकी, हाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है, एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये दी गई थी आपकी जमाल उद दीन याकूत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, जमाल उद दीन याकूत। यहाँ पर क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। अब ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं तो कहेंगे सर बड़ा आसान प्रश्न पूछ लिए हैं। इतना आसान प्रश्न अगर आएगा तो कौन नहीं लगा पाएगा बताइए, हाँ ना। इतना आसान प्रश्न है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कहेंगे सर ये किसने पूरा करवाया था बताइए। अब आप कहेंगे सर इल्तुतमिश तो हम बहुत समय पढ़ते आ रहे हैं, पूरा करवाया था, है ना। वो तो आप कहेंगे ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, अब क्या करोगे। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण किया था। इल्तुतमिश ने मीनार में 3 मंजिलें और जोड़ी थी, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका पूरा करवाया था वो उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक नाम था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक लगा रहे हैं। देखो प्रश्न को पढ़िए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था, मतलब पूरी तरीके से करवाया था, पूर्ण तरीके से। शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर इल्तुतमिश आते हैं, वो भी करवाते हैं, 3 मंजिलें जोड़ी थी, साथ में फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान था। तो इसलिए ऑप्शन, अब तो वो आपका ऑप्शन तो दिया नहीं गया इल्तुतमिश, अगर वो दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ही तो आते हैं आपके, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर में भैया 2.5 दिन का जो झोपड़ा है किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे ये तो आसान प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम मामलुक वंश भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। गुलाम वंश को हम क्या कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सिजदा
प्रथा की शुरुआत किसने किया था? हालांकि ये प्रश्न हमने आपको कई बार बताया है। सिजदा और पैबोस की जब प्रथा की हम बात करते हैं, रक्त और लवनीत की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए गयासुद्दीन बलबन। ये बलबन ने ही शुरू किया था, याद रखिएगा। विकल्प आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 180 नंबर का डी नंबर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रक्त और लवनीत की प्रथा भी शुरू किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और भैया नौरोज जो नामक एक प्रसिद्ध त्यौहार है ना, फारसी त्यौहार, उसकी भी शुरुआत किया था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एकता प्रणाली को सल्तनत में संस्थागत रूप से लागू किया गया था। एकता प्रणाली को सल्तनत काल में भैया संस्थागत रूप से लागू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये गुलामों गुलाम कहते हैं इसको, क्योंकि मोहम्मद गौरी के भैया गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश थे। इसीलिए कई बार प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि बताइए गुलामों गुलाम किसे कहते हैं? याद रहेगा सभी को। गुलामों का जो गुलाम है ना, वो किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम, गुलामों गुलाम कहते हैं भाई, इल्तुतमिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछेगा, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? देखिए दिल्ली की पहली महिला की हम जब बात करते हैं, और यहाँ पर जो पहली महिला की शासिका की हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा सभी लोग। हाँ यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? 182 नंबर में तो आपकी रजिया सुल्तान थी, याद रहेगा सभी को। रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी, याद रखिएगा। इनका टाइम पीरियड कभी कभी पूछ लेता है। इनका शासनकाल का टाइम याद रखिएगा 1236 से लेकर 1240 तक था आपका। हाँ ना, रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था 1236 से लेकर 1240 तक था, याद रखेगा सभी लोग। और देखिए गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड आपका है ना, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड आपका पूरा अगर मान लो पूछ लेता है, ये वंश सभी को पता ही होगा, ये 1206 से शुरू होता है और 1290 तक चलता है। इसके बाद खिलजी वंश आता है जो 1290 से लेकर 1320 चलता है। फिर तुगलक वंश आता है 1320 से 1414 तक चलता है। तो इस तरीके से आपके सारे शासन रहते हैं आपके। तो यहाँ पर अगर समय पूछेंगे 1236 से लेकर 1240 के बीच बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, खिलजी वंश ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? खिलजी वंश ने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। किस खिलजी वंश ने महमूद खिलजी को हराया था? आपको बताना है। अब देखिए जो टॉपिक के प्रश्न आपके आएंगे ना, वो खिलजी वंश के आ रहे हैं। तो बताइए कौन भैया कौन खिलजी वंश ने महमूद खिलजी को हराया था? देखो ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, ये इसको हटा लो, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपको बताना है, ऐसे होना चाहिए। टाइपिंग वाले भी मिस्टेक कर दिए हैं, क्या करें। यहाँ पे डैश होगा, लिखा ने महमूद खिलजी को हराया, मतलब आपको बताना है कि किसने महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का क्या निर्माण करवाया था? आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था। राणा कुंभा ने किसको हराया था? महमूद खिलजी को हराया था और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? 184 का देखिए आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार को बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? 185 नंबर का बताइएगा आंसर क्या होगा? 185 नंबर का बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार कर नहीं लगाया गया था? तो ये आपका था लघु उद्योग, जो आपके लघु उद्योग थे ना, उस पे आपका कर नहीं लगाया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे। और यहाँ पर पूछा गया, इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? इनमें से आपको बताना है किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो 1311 में हम बात करने वाले हैं, दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो याद रहेगा सभी को, यहाँ पर आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन क्या है? खिलजी लिख लो भैया, खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। खिलजी वंश के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। यानी फिरोज खिलजी आपके कौन थे भैया, इसके संस्थापक थे खिलजी वंश के। अगर हम आपसे कहेंगे खिलजी वंश के संस्थापक बताइए, खिलजी, खिलजी वंश के अगर हम आपसे कहें, खिलजी वंश के बताइए संस्थापक कौन है। और खिलजी वंश आपका चला कब से कब तक था, 1290 से लेकर आपका चला था 1320 तक चला था। 1290 से लेकर 1320 तक चला था, सभी को पता है। संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी याद रखेंगे, फिरोज लिख देना बस समझ जाइएगा, फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन भैया फिरोज खिलजी थे आपके संस्थापक थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान, तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। आपको बताना है 187 में आंसर क्या होगा। तो यहां पर पहला विकल्प क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है के शासनकाल के दौरान, के शासनकाल। यहां पर देखो ये प्रश्न जो आपका है ये वर्ड लिख लो, गलत है आपका, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तुगलक वंश में बताइए कौन भैया किसका शासनकाल था, है ना। 187 का आंसर क्या होगा, 187 का आपका हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। आंसर क्या है, मोहम्मद तुगलक यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुतुब मीनार जो है भैया दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, अजमेर में। आगे बढ़ते हैं, किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से क्या है दौलताबाद स्थानांतरित किया था। आंसर क्या होगा बताइए, बहुत बार प्रश्न आया पेपर में, ये प्रश्न इतनी बार आया है कि हम आपको बता नहीं सकते, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक आपका क्या है विकल्प, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर बताइएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 14वीं शताब्दी में भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने किया। 14वीं शताब्दी में भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने किया था। तो ये जो प्रयोग किया था ये भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसका भी आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। पूछा गया आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, कहेंगे सर ये तो आसान प्रश्न पूछ लिए हैं। आगरा शहर की स्थापना भैया सिकंदर लोदी ने किया था। अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, हम आपसे कहें कि लोदी वंश के संस्थापक का नाम बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर संस्थापक आपके थे बहलोल लोदी थे। कौन थे भैया, बहलोल लोदी थे आपके संस्थापक की बात करेंगे, बहलोल लोदी थे। अच्छा लोदी वंश का अगर हम आपसे कहें, है ना, अगर हम आपसे कहें लोदी वंश का अंतिम शासक बताइए, अंतिम शासक कौन था, तो आप क्या कहोगे, इब्राहिम लोदी था। कौन था भैया, इब्राहिम लोदी था। अंतिम शासक पूछेंगे तो इब्राहिम लोदी बताइएगा। और अगर हम आगरा शहर की पूछेंगे तो क्या बताओगे, सिकंदर लोदी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, संस्थापक बहलोल लोदी, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी। ये सब याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है यहाँ पर 191 निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है। निम्न में से कौन सी कृति जो है मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण यानी संदर्भ योग्य नहीं है। यहां पर 191 का बताना आंसर क्या होगा, तो 191 का आपका जवाब हो जाएगा शाहनामा। क्या होगा भाई, शाहनामा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, आपको यहां पर जवाब देना है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष आपका पूरा हुआ था।
देखिए दिल्ली की जो जामा मस्जिद है आप लोग जानते ही होंगे, इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? तो इसका निर्माण आपका पूरा हुआ था 1656 ईस्वी में। कब पूरा हुआ था? 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। विकल्प आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर के साथ। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाँ देख लो सभी का जवाब आ रहा है। अच्छा, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये भी कमेंट करके बता दीजिए तो काफी अच्छा लगेगा, है ना। बताइए बताइए दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। तो ये भैया किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध किस भारतीय संगीत से? देखिए जो प्रश्न आपके करा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं रेलवे के पूछे हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इसके बाद आपका साइंस है, मतलब जो जो आपका टॉपिक है ना सब कराया जाएगा। कम से कम ये मान के चलिए कि रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 45 से 50 नंबर तक प्रश्न आपके आ जाते हैं, दोनों मिला के। साइंस के क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा रहते हैं और ये इसके भी रहते हैं, हिस्ट्री रहती है, करंट अफेयर्स रहते हैं, और भी जो जीके जीएस का पार्ट है वो सब रहता है। लेकिन 25 प्रश्न आपके साइंस के भी आने हैं, तो साइंस की भी क्लास आपकी चलेगी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध किस भारतीय संगीत से है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? किस भारतीय संगीत से? 193 का जवाब हो जाएगा आपका ध्रुपद। यहाँ पर ध्रुपद जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्रुपद यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका है। भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? देखिए अंतिम मुगल शासक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे ना आपके, बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर लिखा हुआ है, लगा दीजिए। अंतिम मुगल शासक थे आपके ये। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आईने अकबरी किसने लिखा था? यह 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का विवरण देता है। आईने अकबरी किसने लिखा था? यह 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत क्या है? दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का विवरण देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 195 का? तो 195 का जवाब क्या होगा दोस्तों? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ये पुस्तक जो है आपकी फारसी भाषा में लिखी गई है, याद रहेगा सभी को। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अबुल फजल यहां पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देखिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया 196, पूछा क्या गया है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? है ना, ये शब्द का नाम क्या था? गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान को दर्शाने के लिए इसमें एक आपका टैक्स लगा था, आपका जजिया कर, पता है सभी को? जजिया लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए भारत में हुआ क्या गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जो भैया गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया, यानी जो मुसलमान नहीं थे उन पे लगाया। और बाद में 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर आते हैं और समाप्त कर देते हैं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपके थे, गुलाम वंश जिसे आप कहते हैं, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपके थे उन्होंने क्या किया? लगाया पहली बार। और 16वीं शताब्दी में अकबर आते हैं, अकबर क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। फिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब आते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। औरंगजेब आते हैं फिर शुरू कर देते हैं। अकबर भैया समाप्त करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक लगाते हैं, और इसके बाद आपके भैया क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा फिर शुरू कर दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से बताइए किसे खान आ खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान आ खाना की उपाधि से हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बताइएगा 197 का आंसर क्या होगा? बैरम खान। क्या भाई है? बैरम खान यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो आप कहेंगे सर दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, इसका नहीं करवाया था। तो हमने कहा फिर किसका, इसने निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे सर दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था।
ये आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ लिखा मुगल शासक के अधीन विदेशी यात्री भारत आया, यहाँ पर सही सुमेलित है। सही सुमेलित वाला आपको बताना है, आंसर क्या होगा। तो देखिए औरंगजेब यहाँ पर लिखा है, मनुची, मनुची लिखा है ना। शाहजहां, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, मनुची यहाँ पर भी दे रखा है, 2 बार दे रखा है, कोई बात नहीं। अकबर के समय सर थॉमस रो लिख रखा है। चलो बताइए कौन सा भैया यहाँ पर आपका है विदेशी यात्री जो भारत आया मुगल शासक के अधीन। मुगल शासक मतलब किसका शासन चल रहा था, उनके अधीन आए थे, वो आपको बताना है। चलो कमेंट करिए आंसर क्या होगा। मुगल काल के दौरान विदेशी यात्री जो भारत का दौरा किए थे, है ना। देखिए एक तो आपके राल्फ फिच आए थे जो आपके पहले अंग्रेजी यात्री थे, अकबर के शासनकाल में आए थे। देखिए कैप्टन हॉकिंस आए थे, सर थॉमस रो, है ना। तो यहां पर देखेंगे आपका आंसर क्या होगा, बताइए। ये तो गलत दिया गया है, बिल्कुल। इसमें क्या बोला गया, सही सुमेलित है। आपके औरंगजेब वाला सही है ना, औरंगजेब वाला सही है आपका। 199 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। देख लीजिए सभी कह रहा है। देखो यहां पर जो आपका दिया गया था ना कि शाहजहां जो है ये किसके टाइम पर आए थे। दूसरा वाला कैसे सही हो गया आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर विकल्प को पहचान करिए और यहाँ पर सही क्रम बताना है। देखिए सही क्रम बताइए, आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। सही क्रम बताइए यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको सही क्रम बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो ये क्रम आपको याद है कि नहीं याद है, देखो ऐसे याद कर लो। भाजशाह, पहले बाबर आते हैं, फिर हुमायूं आते हैं, फिर जहांगीर आते हैं, फिर शाहजहां आते हैं, फिर औरंगजेब। तो पहले तो देखो जहांगीर शाहजहां है, जहांगीर शाहजहां यही हो गया, जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, यहाँ बादशाह ऐसे अकबर, ये वाला सही है। बाबर हुमायूं उन्होंने नहीं लिख रखा है, कोई बात नहीं। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, फिर अकबर आते हैं, फिर जहांगीर आते हैं, फिर शाहजहां आते हैं, फिर औरंगजेब आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना किया था, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना किया था। तो ये किया था आपका हैदराबाद। किसकी स्थापना किया था, हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पहला मुगल बादशाह, यहाँ पर लिखा है बाबर ने 1494 में फरगाना गद्दी पर बैठा, जब वो केवल कितने वर्ष का था। बताओ कितने वर्ष का था जब गद्दी पर बैठा था भैया बाबर। जब बाबर गद्दी पे बैठा था ना, उस समय उसकी उम्र कितनी थी आपकी, 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हाँ चलो स्पीड चलते हैं। अगला बताइए, अगला बताइए तुगलमा एक है, क्या है आपको बताना है। तुगलमा एक है ना। तुगलमा एक है, क्या है आपको बताना है। 203 नंबर का जवाब दीजिएगा। 203 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना, आंसर क्या होगा। तो ये आपका क्या था, बाबर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी आपकी। यहाँ पर देखिए 204 नंबर में बताना है, डैश डैश जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था।
मतलब जीतने के बाद बाबर को भैया गाजी मान लिया गया था। तो आपको बताना है कौन से युद्ध में भैया जीतने के बाद, कौन से युद्ध में जीतने के बाद मान लिया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो पानीपत का, देखिए पानीपत का आपका युद्ध तो 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, और कौन सा हुआ था, तीसरा हुआ था। पहला आपका 1526 में हुआ था, दूसरा आपका 1556 में हुआ था, तीसरा आपका 1761 में हुआ था। ये बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये आपका अकबर हेमू के बीच हुआ था, है ना। तो ये 3 युद्ध आपके पानीपत के हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, गाची मान लिया गया था। तो ये कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका, 1527 में हुआ। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। उसके बाद आपका खानवा का युद्ध होता है, फिर घाघरा का युद्ध होता है ना, इसके बाद फिर चंदेरी का युद्ध होता है। ये सब युद्ध हैं आपके क्रम से। तो बाबर के द्वारा युद्ध 4 लड़े गए थे, 15, 26, 27, 28, 29, और 1530 में बाबर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, अहमद शाह और मराठों के बीच हुआ था आपका तीसरा युद्ध। आपका अहमद शाह और मराठी के बीच हुआ था, मराठों के बीच। मराठे इसमें हार गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबर की जीवनी, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है। बाबर की जो जीवनी है ना, बाबरनामा, ये किस भाषा में की गई है आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये आपकी लिखी गई थी किस भाषा में थी, तुर्की भाषा में। कहीं ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको बताना है सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और संगठित करने के लिए रॉयल सड़क का निर्माण किसने कराया था, और ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया था। अब जीटी रोड के नाम अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, कौन भैया थे, शेरशाह सूरी थे। आसान प्रश्न था आपका। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा जो है ना, मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, यह किताब किसने लिखी। हुमायूं नामा जो है मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, और ये किताब किसने लिखी थी। हुमायूं नामा आप जानते हैं ना किसने लिखी थी। आसान प्रश्न है, उम्मीद है बता देंगे। और ये जो लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हुमायूं की बहन, या हम कह सकते हैं अकबर की बेटी थी, बाबर की बेटी, सॉरी बाबर की बेटी थी ना, हाँ बाबर की बेटी या हुमायूं की बहन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित पहला शहर था। मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित आपका पहला शहर था, कौन सा शहर था। तो ये जो आपका शहर था आपका मुगल साम्राज्य के द्वारा पूछा गया है। तो ये आपका था फतेहपुर सीकरी था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है। तो अकबरनामा भैया जो आपका है ना, ये आपका 3 पुस्तकों में विभाजित है। कितनी पुस्तकों में विभाजित है आपका, 3 पुस्तकों में विभाजित है, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहली पुस्तक में अकबर के पूर्वजों संबंधित है, दूसरे में अकबर के शासनकाल घटना है, और तीसरे में क्या है, आईनी अकबरी। कई बार पूछ लेता है तीसरी पुस्तक में क्या है, तीसरी में भैया आईने अकबरी है। क्या है, आईने अकबरी है, अकबरी, ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो हमने बताया पानीपत का पहला युद्ध आपका हुआ था 1556 में। ये किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये आपका बाबर और आपका इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दूसरा जो युद्ध हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध आपका अकबर व हेमू के बीच हुआ था, हेमू के बीच। तो इसमें अकबर जीत जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी के भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार भव्यता का द्वार का निर्माण किया था ना। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है, इस गेटवे का दूसरा नाम आपको बताना। राइट आंसर क्या होगा। गुजरात पर देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी के भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार भव्यता का द्वार का निर्माण किया था ना। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है। तो इस गेटवे का दूसरा नाम आपको बताना है। दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर दूसरा नाम लगा देते हैं, बुलंद दरवाजा कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए, बुलंद दरवाजा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाँ बिल्कुल देखिए, राइट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं। आगरा के लाल किला की स्थापना किस मुगल सम्राट ने किया था। चलो यहाँ पर बताइए, आगरा के लाल किला की स्थापना किस मुगल सम्राट ने किया था। देखिए आगरा का जो किला है ना, ये भैया आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर लगा दीजिए, किसने बनवाया था भैया आगरा का लाल किला, अकबर। अकबर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तीसरा मुगल शासक था भैया। कौन से नंबर का था आपका, ये तीसरा नंबर का था। आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ी थी। यहां पर देखिए आपको बताना है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ यहां पे लड़ी थी, आपको बताना है। तो यहां पर भी आप कहेंगे सर आंसर बड़ा आसान है,
देखो रजिया सुल्तान तो पहली मुस्लिम शासिका थी, आप जानते ही होंगे, है ना। यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे भैया कह रहे हैं चांद बीबी लगा दीजिए, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जिनका भी जवाब चांद बीबी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चांद बीबी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला बताइए, तख्त अकबरी सिंहासन जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, ये किस राज्य में स्थित है। तख्त अकबरी सिंहासन जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, ये किस राज्य में स्थित है। देखो कुछ लोग रानी दुर्गावती बता रहे थे। दुर्गावती भैया दलपत शाह की पत्नी थी, है ना, वो गोंडवाना की शासिका थी। दल ये वाला में आप बता रहे थे ना, दुर्गावती नहीं, चांद बीबी है। चलो यहाँ पर बताइए, तख्त अकबरी सिंहासन जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, किस राज्य में स्थित है। राज्य की हम बात कर रहे हैं, राज्य में क्या है भैया, गुरदासपुर जिले के कलनौर में स्थित है, यानी आंसर आपका पंजाब जाएगा, पंजाब। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कोई बात नहीं है। राधे राधे भैया, बहुत लेट आई है, क्या बात है, आज बहुत देर आपको हो गई। अगला बताइए, निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर परेशान न होइएगा, साइंस भी पढ़ाएंगे, साइंस का बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो रहा है और साइंस भी आपको पूरी पूरी पढ़ाई जाएगी। जीके जीएस साइंस इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा कि आप रेलवे का एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इनमें से बताइए, कौन अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखों में से एक था, जिसे जमीन कलाम सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जिसे आपका यहां पर लिखा है जमीन कलाम सुनहरी कलम की उपाधि सम्मानित किया गया था। आंसर बताइए, 215 का आंसर क्या होगा। 215 का जवाब क्या होगा भाई बताइए। 215 का आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। क्या है भैया, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार के नवरत्न अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या लिखा है, अकबरनामा लिखा है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर के विचार सुलह अकुल का आशय क्या था। अकबर के विचार सुलह अकुल का आशय क्या था, आपको बताना है। तो इसका जो आपका आशय था वो आपका क्या था, सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। सार्वभौमिक शांति यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी 217 नंबर बताइए, कौन भैया एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। सलीम चिश्ती। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। उनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में हाँ स्थित है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया किसने भैया दीन इलाही की स्थापना किया था। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था, कहेंगे आसान प्रश्न है आपका। ये किया गया था आपका अकबर के द्वारा। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था, है ना, याद रहेगा सभी को। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक नहीं था। कौन सा भैया बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में नहीं था, आपको बताना है। तो नवरत्नों की जब हम बात करेंगे तो आप कहेंगे उस्मान अली खान। उस्मान अली खान नहीं थे, है ना, कौन नहीं थे भैया, उस्मान अली खान नहीं थे, बाकी सब थे। उस्मान अली खान लगा दीजिए। उस्मान अली खान यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। कौन बादशाह अकबर के दरबार के नौरत में नहीं थे, राजा टोटरमल थे आपके, अबुल फजल भी आपके थे, फकीर अजीउद्दीन सब थे आपके। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। फैजी कवि थे आपके, बिल्कुल सही है। राजा टोटरमल क्या थे, अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के क्या थे, वित्त मंत्री थे, कई बार आपका पूछ लेता है। हाँ देख लो, सभी कह रहा है, बीरबल विदेश मंत्री कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था, आपको बताना है। तो उनका नाम क्या था, सर टॉमस लो ने अनुमति दी थी। जहांगीर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को, है ना, अंग्रेजों को भैया सर टॉमस लो को दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1613 में अनुमति दिया था।
1613 में दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाए। शाहजहां की बेटी ने राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था ना, तो आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या होगा। जहां आरा, कहां लिखा हुआ है, पहला ही विकल्प आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, पहला वाला जो विकल्प है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। यहां पर पूछा गया कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। चलिए यहां पर देखिए, आपको जवाब देना है, आपको कमेंट करना राइट आंसर यहां पर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा गया, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। 222 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 222 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, और ये जो बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है ना। शाहजहां कहाँ लिखा हुआ है, कल ही हमने कराया था कि दिल्ली में जो आपका जामा मस्जिद है ना, ये किसका निर्माण जो किसने करवाया था, ये शाहजहां ने करवाया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सब ठीक है सर जी, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट हो चुकी क्लास फिलहाल आपकी प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर बताना है कि औरंगजेब के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका क्या है, गलत है। चलिए गलत वाला बताइएगा, 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपको यहाँ पर जवाब देना है। चलो पहले विकल्प देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। ये बात तो सही है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया, गलत वाला बताना है। इसे आलमगीर के नाम से भी जानते थे, जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल बात सही है, आलमगीर के नाम से भी जानते थे, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, वो शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। देखिए ये गलत है। शाहजहां के भाई 4 पुत्र थे ना, औरंगजेब थे, दारा शिकोह थे, शाह शुजा थे। शाह शुजा जो थे ना आपके, वो आपके क्या थे, शाहजहां के दूसरे पुत्र थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था भैया, शाह शुजा। यहां लिख दे रहे हैं, जिससे आपको कभी मान लो प्रश्न अगर पूछ लेगा तो आपको याद आएगा, शाह शुजा। सही है, शाह शुजा। ये भैया आपके क्या थे ना, ये आपके जो हैं, ये शाहजहां के दूसरे पुत्र थे। ये शाहजहां के कौन थे, ये आपके दूसरे पुत्र थे, याद रहेगा सभी को, ये दूसरे पुत्र थे आपके, ठीक है ना। ये मुमताज, शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र भैया औरंगजेब नहीं थे, ठीक है ना। औरंगजेब जो है बिल्कुल गलत है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लगा दीजिएगा, बाकी सब सही है, बाकी सब सही थे आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि सूफी संत हजरत मियां मीर ने किस सिख गुरु के निमंत्रण पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर साहब की आधारशिला रखी थी। आपको यहाँ पर बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 224 नंबर। सूफी संत हजरत मियां मीर ने किस सिख गुरु के निमंत्रण पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी, 224 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आपको लगाना है डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी देख लो, सभी कहा रहा है। देखो सिखों के भैया आपको पता ही होगा, गुरु अर्जुन देव आपके 5वें नंबर के गुरु थे। इन्हीं को भैया जहांगीर ने क्या किया था, मरवा दिया था। और गुरु तेग बहादुर जो थे आपके 9वें सिख गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। सभी को पता होगा इनके बारे में। और यहाँ पर हाँ बिल्कुल, जहांगीर ने हत्या कर दिया था 1606 में, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ होता है आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, गुरु अर्जुन देव बताएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया कि समुदाय के पास आदि ग्रंथ उनकी पवित्र पुस्तक है। देखो उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, और हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर सही देंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो अभी आदि ग्रंथ के हमने बताया था। हाँ यहाँ पर क्या है, देखो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे ना, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो 5वें सिख गुरु थे ना, आदि ग्रंथ उन्हीं के द्वारा संकलित किया गया था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिख लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम पूछा गया है, तो प्रथम गुरु की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक देव जी। कौन से भैया थे आपके, गुरु नानक देव जी। अच्छा इसमें एक प्रश्न आपका पूछता है एग्जामिनर, कई बार पूछा है हमने देखा है, पूछेगा कि गुरु नानक देव का भैया जन्म कहाँ पर हुआ था, है ना। तो जन्म कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा तलवंडी में हुआ था। कई बार प्रश्न में पूछा गया है तलवंडी, याद रहेगा तलवंडी। कोई हमें ये बता सकता है कि तलवंडी कहाँ पर है, हाँ कोई हमको ये बता सकता है तलवंडी कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। हाँ राधे राधे। कोई हमें बताएगा तलवंडी कहाँ पे पड़ता है।
गुरु गोविंद सिंह भैया 10वें गुरु थे, अंतिम थे आपके, 10वें नंबर के थे। जो गुरु गोविंद सिंह लिखा है ना पहले नंबर पे, वो 10वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे आपके? 10वें नंबर के थे, याद रखिएगा 10वें नंबर के थे आपके। पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इनका जन्म जो है स्थान पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर को मार डाला गया था। देखो खालसा सिंह के यहाँ पर क्या प्रश्न है आपके सामने है। खालसा सिंह खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर को किसने मार डाला था, मतलब कब मार डाला गया था, ईयर पूछा गया है। चलो ईयर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये कब मारा था आपको सभी को पता है। बंदा बहादुर सिंह को मुगल सम्राट फारुखसियर के शासनकाल में मारा गया था, और सभी को पता है कब मारा गया था, 9 जून 1716 को, है ना। दिल्ली में यातनाएं देकर मार डाला गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका है 1716, देखिए ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, डेट है, डेट आपको याद होना चाहिए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन 5 सिख तख्तों की सूची में आपका शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन 5 सिख तख्तों की सूची में आपका शामिल नहीं है ना। यहाँ पर देखिए 228 नंबर देखिए आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ शामिल नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। नहीं आकाश वर्मा बिल्कुल कमेंट पहुंच रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है। कमेंट सभी के पढ़ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे वो अलग बात है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ सबको देखिए, सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके हम पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो बताइए कौन भैया 5 सिख तख्तों की सूची में आपका शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको 228 नंबर बताना है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या लिखा हुआ, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली, ये लिखा हुआ है ना। यही वाले भैया जो आपके है ना 5 सिख तख्तों की सूची में आपके शामिल नहीं है, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली, बाकी सब है। हाँ बाकी सब सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली, इसका निर्माण जो है ना 1783 में सिख सैन्य नेता बाघेल सिंह धालीवाल के द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद आपका बनवाया गया था 1783 में, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी नंबर आपका सही था। अगला बताइएगा, किला मुबारक स्मारक में स्थित है। चलो किला मुबारक स्मारक, यहाँ पर मान लो डैश डैश है, स्मारक के बाद यहाँ पर क्या डैश डैश है। तो बताइए कौन से भैया स्मारक, यानी मतलब कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो किला मुबारक या इसी को हम स्मारक सिख महल वास्तुकला की पहचान के नाम से भी जानते हैं, और ये राजा दब ने बनवाया था। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका पंजाब में एक जगह पर थी, भटिंडा, है ना, वहीं पर है आपका। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर है, ये आप क्या बताएंगे, पंजाब में, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला बताइए, इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गुरु रामदास के द्वारा 1577 में किसकी स्थापना की गई थी, आपको बताना है। देखो सारे के सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के ही है और एग्जाम के पूछे हुए हैं। हाँ यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ किस स्थान की स्थापना। देखो यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, अमृतसर। ऑप्शन क्या लगाओगे भाई, अमृतसर। गुरु रामदास के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, अमृतसर। अमृतसर में आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सभी को पता है। देखो गुरु रामदास सिख धर्म के आपके कौन से चौथे नंबर के गुरु थे, कौन से नंबर के थे याद रखिएगा, ये चौथे नंबर के थे आपके, ये चौथे नंबर के थे गुरु, याद रखिएगा चौथे नंबर के थे, ठीक है ना, चौथे थे आपके, ये भी याद रखिएगा। हाँ गुरु नानक प्रथम गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक भी हैं उन्होंने। हाँ गुरु गोविंद सिंह आपके ना वो 10वें नंबर के, ये भी याद रखिएगा। अंतिम सिख गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है आपके 10वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं। 1680 में बताइएगा शिवाजी का पुत्र अपने भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद सिंहासन पर बैठा था, तो बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। 1680 में शिवाजी का पुत्र डैश डैश है, यहाँ पर डैश डैश है आपका, पुत्र के बाद आपका क्या है, डैश डैश है। अपने भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद सिंहासन पर बैठा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। संभाजी। 1680 में शिवाजी का पुत्र संभाजी, क्या नाम था भाई, संभाजी नाम था। संभाजी जो है
है ना, अपने भाई राजा राम के खिलाफ, राजा राम के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद सिंहासन पर बैठा था। आंसर क्या लगाओगे? संभाजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बताइए निम्नलिखित में से किस राजा को, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? बताइए किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? किस राजा को भेजा था औरंगजेब ने? औरंगजेब ने भैया किस राजा को भेजा था? कमेंट करिएगा सभी लोग। हाँ बिल्कुल, जय सिंह, बिल्कुल सही आंसर आपका है। जय सिंह यहाँ पर क्या है, पहला ही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जय सिंह को भेजा था। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। आदिल शाह जो थे ना, ये बीजापुर के सुल्तान थे। ये कहाँ के थे सुल्तान? बीजापुर के सुल्तान थे। बीजापुर के क्या थे? सुल्तान थे। ये बीजापुर के क्या थे? सुल्तान थे। ठीक है, ये बीजापुर के क्या थे? सुल्तान थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? कई बार हमने बताया है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। हाँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। अच्छा बताओ, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का बताओ पहला युद्ध कब हुआ था? पहला आप कहेंगे सर 1526 में हुआ था, है ना, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1500 कब हुआ था? 56 में हुआ था। हाँ, पहला पानीपत का 1526 में हुआ था, दूसरा आपका 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जो पहला युद्ध आपका हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर की विजयी होती, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश के अंतिम संस्थापक थे, अंतिम मतलब संस्थापक कह सकते हैं। ये लोदी वंश के क्या थे? अंतिम शासन थे, अंतिम मतलब शासन करने वाले थे आपके, अंतिम वंश का संस्थापक कह सकते हो। और लोधी वंश संस्थापक तो बहलोल लोधी थे, अंतिम शासक था आपका, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी। तो यहीं से लोधी वंश का पतन हो जाता है। और दूसरा आपका अकबर और हेमू के बीच होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय जो है ना, किस वंश के थे आपको बताना है। 234 नंबर। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव जो राय है ना आपके, आपको यहां पर यह बताना है कि किस वंश के थे। हाँ बिल्कुल सही है, तुलु, तुलु राजवंश के थे, याद रखिएगा, तुलु राजवंश से आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। देखो पहले आपने विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा होगा, उसमें संगम राजवंश थे जिन्हें हरियर और बुक्का थे। हरियर बुक्का का नाम सुना होगा। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, दो सगे भाई थे। और उसके बाद हरियर वंश के बाद आपका ये क्या कहते हैं, संगम वंश के बाद फिर सालुवा राजवंश आता है दूसरा। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है तुलु राजवंश। ये कौन से नंबर पे आता है? ये आपका तीसरे नंबर पे आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया सभी को। पहले नंबर पे क्या आता है भैया? आपका संगम आता है, पहले नंबर में आता है आपका। और ये आपका सलू जो राजवंश दूसरे नंबर पे था आपका, तीसरे नंबर पे आपका था तुलु राजवंश। तो ये वाला, ये सब आपके क्या है? हाँ, विजयनगर साम्राज्य के ही सम्राट है, सब क्रम से लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर पहला था। बताइए तिरुमाला राय प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध 26, 56, 61, बिल्कुल सही था आपका। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। 235 नंबर बताइएगा। तिरुमाला राय प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तिरुमाला राय आपको बताना है, प्राचीन भारत में किस राजवंश के संस्थापक थे। 235 नंबर। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर लगा दीजिए अराविदु। ऑप्शन नंबर देखिए चौथा लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला जो चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था ना, उसका नाम क्या था? अराविदु नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? डी नंबर आपका भाई क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का जो है प्रथम प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था, आपसे पूछा गया है। तो आप पता ही होगा, हरियर बुक्का ये संगम वंश के थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विकल्प आपका क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया उस इंजीनियर का क्या नाम है जिसने हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया? हम्पी, हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और आपको बताना है उस इंजीनियर का क्या नाम है जिसने हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया। देखिए उस इंजीनियर का नाम बताना है आपको, और उनका नाम है आपका कर्नल, क्या नाम है? कर्नल
कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में सन 1576 में घटित हुई काल कोठरी घटना बताइए कहाँ पर हुई थी। देखिए प्रश्न बहुत आसान है और उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जरूर आंसर देंगे। बताइए काल कोठरी जो है ना, इसकी जो आपसे पूछा क्या गया है, इसकी जो घटना है कहाँ पर हुई थी, काल कोठरी। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसे हम ब्लैक होल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लैक होल भी कहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा भी है ब्लैक होल इंसिडेंट लिखा हुआ है। तो ब्लैक होल कहें या कालकोठरी कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो घटना है आपका, ये ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान एक दुखद घटना थी, है ना। और यहाँ पर जो आपका आंसर क्या है, देखो यहाँ पर हुआ क्या था, जब सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे और कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट विलियम पर हमला किया गया था, तो कैदियों को रात भर एक छोटे से कमरे में क्या गया रखा गया था, और जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। एक छोटा सा कमरा था और फिर उसमें क्या हुआ हाँ फिर उनको देखो सिराजुद्दौला को पकड़ लिया और उसे मार भी डाला गया था एक छोटे से कमरे में। हाँ तो उसमें फिर काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, तो इसी को बोलते हैं ब्लैक होल काल कोठरी। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पर, कलकत्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से बताइए किस लड़ाई में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था। देखिए यहाँ पर आपको बताना है किस लड़ाई में, आपको बताना है अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिएगा सभी लोग, किस लड़ाई में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था। तो ये दोस्तों लड़ाई आपकी हुई थी 1857 में। आपकी कौन सी, चिनहट की लड़ाई, है ना। 30 जून 1857 को लखनऊ के पास हुई थी, और जिसमें अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना ने सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश सेना को करारी शिकस्त दिया था 1857 में। तो ये आपका जो है चिनहट की लड़ाई, कहाँ पे लिखा हुआ है, चिनहट की लड़ाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर आपका हो जाएगा। देखो बक्सर की लड़ाई आपका हो नहीं सकता। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 में हुई थी, है ना। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी की लड़ाई बताइए कब हुई थी, 1700 आपकी कब हुई थी, 64 में हुई थी। पानीपत का आपका 1761 में हुआ था, है ना। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। हाँ बिल्कुल, ये सब युद्ध वगैरह याद कर लेना। और ये कब हुई थी, 1857 में। ये कब हुई थी, 1857। सबके हमने डेट लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, कमेंट करिएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, अंग्रेजों ने भाई मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। कई बार प्रश्न आपको पूछा गया है, कह रहे हैं सर 4 युद्ध लड़े थे। ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है 4, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ ऑप्शन नंबर डी देख लो भाई, सभी का आ रहा है। हाँ 4 युद्ध लड़े गए थे ना, बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आपका है, तृतीय आपका है, चौथा आपका है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारे युद्ध याद करने हैं। पहला आपका 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ था। दूसरा आपका 1780 से 84 के बीच चला था युद्ध है। और तीसरा 1790 से 1792 तक था। और चौथा आपका 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी में आपका श्रीरंगपट्टनम में क्या है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल सही था। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद इनमें से बताइए कौन सी घटना घटी थी। 241 नंबर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, चौथा युद्ध हुआ था आपका, बिल्कुल सही है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या है, मृत्यु हो जाती है। यहां पर हमने पूछा है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी, है ना। 241 नंबर आपके सामने, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो ये जो घटना आपकी घटी थी ना, बताइए कौन सी थी। देखो इसमें क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, व्यापार का विस्तार हुआ था। हाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है विस्तार हुआ था, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो इसमें आपको पता है 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून, पूरा डेट याद रखिएगा, कई बार डेट पूछ लेता है। 23 जून 1757 को आपका क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ये सब आपके क्या हार जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, आपका व्यापार का विस्तार किया था, व्यापार का विस्तार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा कि 1855-56 में, यहाँ पर क्या पूछा गया, 1855-56 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए आपको बताना है 1855-56 में संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा।
और इसका जो नेतृत्व है ना आपका किया गया था, आपका पहला विकल्प क्या लिखा हुआ है, सिद्धू और कान्हू, इन्हीं के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है किनके द्वारा किया गया था, नाम क्या है आपका, सिद्धू और कान्हू। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना में पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराकर मद्रास को कब बचाया गया। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। हाँ बिल्कुल देखिए 23 जून 1757 प्लासी को, तो बिल्कुल सही है आपका। तो कई बार क्या होता है ना, डेट पूछ लेता है, जैसे 1757 सभी लोग याद कर लेते हैं, अब उसमें क्या करेगा 25 जून दे देगा 1757, तो उसमें फिर डेट अगर आपको याद होगा तभी भी कर पाओगे। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराकर मद्रास को कब बचाया था। तो ये सब प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि उटपटांग प्रश्न है, सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर आपके हैं। और यहाँ पर 243 का नंबर आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब भी आ चुका है 243 का, कह रहे हैं सर जुलाई 1781। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है, 1781 में आपका हुआ था, बिल्कुल सही आंसर आपका है। कब बचाया था आपका, जुलाई 1781 में। 1781 में बता देखो, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, अभी हमने आपसे पूछा था कि दूसरा जो आपका है ना आंग्ल मैसूर युद्ध है, दूसरा जो आपका है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक चला था। तो इसी युद्ध में आपका क्या था, कई बार पूछ लेता है कि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में था आपका, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका चल रहा था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की डेट याद रखिएगा, 1780 से लेकर 1784 तक चला, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा। लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के द्वारा किस वर्ष दीवानी अधिकार, राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नागरिक मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार हमने देखा है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के द्वारा बताइएगा किस वर्ष दीवानी अधिकार, राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नागरिक मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया गया था। आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, 244 नंबर। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। हाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए और सभी लोग आंसर दीजिए। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुआ था, 1790 से 92। हाँ बहुत बढ़िया, 1765 बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही था, बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय संधि के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे। यहां पर देखिए आपको आंसर देना, आंसर हमारे बीच आ चुका है। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय संधि के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, है ना, त्रिपक्षी है। और यहां पर आपको आंसर बताना क्या होगा। देखो सात सुजा तो आपके थे, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह थे आपके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भैया कौन थे आपके, लॉर्ड आकलैंड थे। लॉर्ड आकलैंड जो थे ना प्रतिनिधि के रूप में थे, और सात सुझा, तो देखिए लॉर्ड आकलैंड देखिए और महाराजा रणजीत सिंह देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, और सात सुझा भी लिखा होना चाहिए। तीनों कहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर पहला लगा दीजिए। 245 नंबर का जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, हाँ ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित में से बताइए टीपू सुल्तान का संबंध किस स्थान से था। देखो 1799 में बताया था ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो सिंपल सी बात है श्रीरंगपट्टनम लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला है, आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था। देखिए कामरूप, कामरूप के नाम जानते थे, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक कामाख्या मंदिर है, आप लोग जानते ही होंगे। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, अगर आप लोग ये बता देंगे कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर आप बता देंगे। चलिए बताइए कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, कौन से स्टेट में पड़ता है कामाख्या मंदिर है, हाँ ना कामाख्या मंदिर है, कई बार पूछ लेता है पेपर में। असम, बिल्कुल सही बात है, असम यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। असम यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध जो किसने लड़ा था, देखो हल्दी घाटी के युद्ध आपसे पूछा गया है, तो कमेंट करिएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए हल्दी घाटी का युद्ध पता है सभी कब हुआ था। देखो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। पहले तो युद्ध की डेट याद रखो, 1576 में हुआ था।
1764 में आपका बक्सर युद्ध हुआ था, 1757 प्लासी युद्ध हुआ था आपका, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये सब डेट वगैरह कुछ है, याद कर लो, उससे फायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको बताना आंसर क्या होगा। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और मान सिंह प्रथम अकबर के सेनापति थे, उन्हीं के बीच लड़ा गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या लगाओगे भाई, महाराणा प्रताप क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप लोगों के आंसर देख के बड़ा खुशी मिल रही है कि कम से कम आप लोगों की हिस्ट्री काफी अच्छे से पढ़ रखे हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न थे और आप लोग जवाब भी हमारे साथ दे रहे हैं सही, तो इसका मतलब तैयारी काफी अच्छी है आपकी और इसी तरीके से होनी भी चाहिए। यहाँ पर देखिए 249 का आंसर आपको बताना है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। देखिए खजुराहो का आप जानते हैं मध्य प्रदेश के एक कौन जिला होता है, रायसेन जिला के पास है, आपको छतरपुर है ना, वहीं पे आपका क्या है, वहीं खजुराहो के मंदिर है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। शासनकाल की देखिए हम बात करने वाले हैं किसके समय हुआ था। तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता ही होगा, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी आपका है खजुराहो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भाई देखिए बिल्कुल आंसर आपका है, हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए, चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल, देखिए खजुराहो समूह में बिल्कुल सही आंसर आपका है। कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ वैष्णव धर्म में कितने अवतारों या देवता के अवतार को मान्यता दी गई है। देखो एनटीपीसी में पूछा गया था 2022 में, वैष्णव धर्म में कितने अवतारों या देवता के अवतार को मान्यता दी गई थी। चलो कमेंट करिए आंसर क्या होगा। देखो यहां पर आपके अवतार, हाँ ये जो आपका है ना, इसमें आपके कितने अवतारों को मान्यता दी गई थी आपकी वैष्णव धर्म में, 10 अवतारों को मान्यता दी गई। संख्या याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवि और भगवान कृष्ण की भक्त वर्तमान समय से एक राजपूत राजकुमारी थी, कहाँ की थी आपको बताना है। आपको यहाँ पर कमेंट करना है 251 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा। मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवि और भगवान कृष्ण की भक्त वर्तमान समय की इसकी से एक राजपूत राजकुमारी थी। हाँ ये भैया आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के मेड़ता के एक शाही परिवार में भैया जन्मी मीराबाई। यहाँ पर राजस्थान देखिए ऑप्शन कहीं दिया है क्या। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। जिनका भी राजस्थान आया, क्या बात है, बिल्कुल सही है। देखो हमारे प्रश्न के पढ़ने से पहले अगर आपके आंसर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर जवाब भी सभी का आ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ना, ये इसका मतलब किसका एक हिस्सा आपको बताना है कि गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का एक मकबरा है, ये किसका हिस्सा है। चलो बताओ आगे बढ़ते हैं। बीजापुर कह रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। बीजापुर लगा दो भाई, यहाँ पर आंसर क्या है, बीजापुर है ना, ये बीजापुर का एक हिस्सा है गोल गुंबज। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका था। आगे बढ़ते हैं। आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित असाफी इमामबाड़ा में स्थित है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित असाफी इमामबाड़ा में स्थित है, क्या स्थित है आपको बताना है। बड़ा इमामबाड़ा जानते हैं ना कहां पर है, लखनऊ में है ना। ये कहां पर है भैया, इसको भूल भुलैया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भूल भुलैया भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 1784 में अवध के नवाब, ये अवध के नवाब थे ना, आसिफउद्दौला के द्वारा बनवाया गया था, अवध के नवाब थे। कब बनवाया गया था ये भी याद रखिएगा, 1784 में, 1784 में बनवाया गया था। इसे हम भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है काफी लोग गए भी होंगे लखनऊ में, देखा भी होगा बड़ा इमाम बाड़ा जिसे आप भूल भुलैया कहते हैं। तो कितने लोग आप गए हैं, आप लोग बता सकते हैं, हो सकता है कोई न कोई गया ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको यहाँ पर जवाब देना है कि एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने संग्रह सूरसागर में कृष्ण की महिमा गाई थी। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, आप जानते हैं सूरदास जी के बारे में बात हो रही है। बताइए रामचरित मानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक, मतलब आधुनिक यानी इस समय बताइए कौन से राज्य में हुआ था। पहले क्या कहते थे वो अलग मैटर है, लेकिन अब आपको बताना है। तो इनका भैया उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है। हाँ उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, यूपी में। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ यहाँ पर हमने क्या पूछा है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म भैया कहाँ पर हुआ था।
यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कह रहे हैं मैं अभी नहीं गया हूं, देखा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, घूमाओ, घूमते रहा करो, है ना। यूपी में बिल्कुल सही आंसर आपका है, बांदा के पास, चित्रकूट के पास बताया जाता है इनका जन्म हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, दास बोध मुख्य रूप से लेखन और उपदेशों का संकलन है, यहां पर देखिए कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। दास बोध मुख्य रूप से लेखन और उपदेशों का संकलन है। हाँ, यहां पर देखिए 256 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए हमारे भी जवाब भी आ चुका है 256 नंबर का। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिए 256 का आंसर क्या होगा। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब भी आ चुका है, यहाँ पर ऑप्शन बताइए क्या होगा। 256 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना डी नंबर। हाँ, समर्थ रामदास, बिल्कुल सही आंसर आपका है, समर्थ रामदास यहाँ पर क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दासबोध, हाँ बिल्कुल सही था। यहाँ पर बताइए, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, ये कहां पर स्थित है। अच्छा आप कहेंगे ये दरगाह तो आप जानते ही होंगे ना, कहां पर है, कहां पर है बताइए। अजमेर में, आपका कहां पर है ये, अजमेर में, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। हाँ, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहां पर है आपका, ये अजमेर में आपका है। अजमेर कहां पड़ता है, राजस्थान में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ताजमहल परिसर का जो निर्माण है ना, ये किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था। ताजमहल परिसर का जो निर्माण है ना, ये कब हुआ था। देखो ताजमहल को आप जानते हैं मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, सभी को पता है। और साथ में आपको यह भी बताना है कि ताजमहल परिसर का जो निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था आपको बताना है। तो ये आपका 1632, देखिए कहां लिखा हुआ है 1632, यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1632 यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है 1632, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। आगरा में भैया ताजमहल है, यमुना नदी किनारे, है ना, मुमताज महल की याद बनवाया था। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, 1632 में। और कब पूरा हो गया था, 1653 में। पूरा कब हुआ था, मान लो पूछ ले, पूरा कब हुआ था। पूरा आपका हुआ था 1653 में, 1653 में। कितने साल लग गए थे, 21 साल लग गए थे ना, 21 साल माइनस कर लेंगे, 21 साल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था ना, उस समय आपके बताना है बर्दवान का राजा कौन था। चलिए कमेंट करिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। बर्दवान के उसमें राजा कौन थे भैया, स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करने वाले हैं। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसे आप कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा गया, आंसर बताइए आंसर क्या होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था आपका ये, है ना, एक जमींदारी व्यवस्था थी। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, 1793 में। तो जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बर्दवान का राजा कौन था, तो उस समय उनके राजा थे, उनका नाम क्या था, तेज चंद नाम था। क्या नाम था, तेज चंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले कौन थे। तो सभी को पता है आपके पुर्तगाली थे, उनका नाम था वास्को डी गामा। ये कब आए थे, डेट भी सभी को पता होना चाहिए। ये आपके आए थे कब, 1498 में आए थे, सभी को पता है। पुर्तगाली थे आपके वास्को डी गामा। ये सबसे पहले आपका जो है केरल में पहुंचे थे, एक तट का नाम था कोझिकोड, यानी कालीकट जिसे कहते हैं, वही तट में पहुंचे थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा चिकित्सक भारत आया, 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल चिकित्सा सेवा में सेवारत रहे, और बंगाल के और भारत के कई विविध क्षेत्रों में अग्रणी सर्वेक्षण अन्वेषण भी किया था। आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या है, कौन चिकित्सक भैया भारत आए थे। 261 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। 261 नंबर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सभी को पता होगा। सती प्रथा के बारे में जानते हैं, इन्होंने 1829 में खत्म किया था। और यहाँ पर जो प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, कौन चिकित्सक भारत आया था। भारत आया था, उनका नाम क्या था, फ्रांसिस बुकानन। क्या नाम था, फ्रांसिस बुकानन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। फ्रांसिस बुकानन बिल्कुल सही आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए 262 नंबर बताइए, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। 262 का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए उसका आंसर क्या था आपका, यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा। पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था 1815 में। वो आपके थे मैकेंजी थे आपके। कौन थे भैया? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देख लीजिए सभी कह रहा है कॉलिन मैकेंजी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का देखिए जवाब सही आ रहा है। और जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। यहां पर पूछा गया कि फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। गांव को किले के एक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था। चलिए बताइए 263 नंबर बताइए। फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था और ये आपको बताना है कौन से गांव को। यहाँ पर ये जो गांव को लिखा है ना, यहाँ पर मान लो स्पेस है, मतलब आपको बताना है कौन से गांव को भैया किले के लिए एक स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था। सभी को पता है कि फोर्ट विलियम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था, सभी को पता है। तो ये जो गांव का नाम पूछा गया है, उस गांव का नाम क्या था? गोविंदपुर नाम था। क्या नाम था? गोविंदपुर। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या लगाओगे? सी नंबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी कह रहा है हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। यहां पर आपसे पूछा गया किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था और 1983 में लिखा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अच्छा देखो 1983 में आपको पता है कि इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप भी जीत के लाई थी कपिल देव के टाइम पे, सभी को पता होगा। तो 1983 में बताइएगा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हाँ किस मुगल स्मारक को किया गया था आपको बताना है। तो उस मुगल स्मारक का नाम है आपका ताजमहल। क्या नाम है भाई? ताजमहल। ताजमहल याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहां पर पूछा गया कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, जिसकी डिजाइन ताजमहल की प्रतिध्वनि है। आपको बताना आंसर क्या होगा। कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, जिसकी डिजाइन ताजमहल के प्रतिनिधि है। कौन सा बनवाया गया था? तो आप कहेंगे सर विक्टोरिया मेमोरियल। क्या बनवाया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। देख लो सभी का जवाब आ रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? 266 नंबर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? अच्छा अच्छा बिल्कुल कह रहे हैं हम गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप गए हैं। कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। 266 नंबर। तो 266 नंबर का जवाब यहाँ पे हमारे बीच आ चुका है वाडियार। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा भाई? वाडियार लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कौन सी है जिसे माना जाता है कि कुतुब मीनार के पास स्थित है? दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कौन सी है जिसे माना जाता है कि कुतुब मीनार के पास स्थित है? बताओ, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। कह रहे हैं सर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। बिल्कुल सही है। ये दिल्ली में बनी पहली मस्जिद है जिसे हम कुतुब मीनार के पास क्या है, जिसे माना जाता है कुतुब मीनार के पास क्या स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नाम याद रहेगा सभी को। चलो नाम याद रहना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। पंजाब, यहां पर प्रश्न लिखा हुआ है पंजाब में। यहां पर पंजाब में लिख लो भाई। यहां पे क्या है? पंजाब में। यहां स्पेस है। को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। बताइए 268 नंबर आपसे क्या पूछा गया है कि पंजाब में किसको
पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आप जानते हैं गुरु रामदास आपके चौथे गुरु थे सिख धर्म के, आप जानते ही हैं, और इन्होंने अमृतसर की स्थापना किया था, सभी को पता है। तो सिंपल सी बात है, अमृतसर लगाएंगे, क्योंकि पहले क्या था, रामदासपुर के नाम से जानते थे, फिर उसको अमृतसर कर दिया। अमृतसर के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, गुरु रामदास थे। सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, आपके चौथे नंबर के थे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जालंधर लगा रहे हैं, जालंधर तो आप सुनो नहीं दिया है, अच्छा दिया तो था, लास्ट में दिया, अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारत में बताइएगा सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है, चलिए कमेंट करिएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा, राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है, सबसे ऊंचा पूछा गया है, और सबसे ऊंचा आपका हो जाएगा भाई फतेह बुर्ज। क्या है, फतेह बुर्ज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अब गलती से विजय स्तंभ मत लगा देना, है ना, ये पंजाब में पड़ता है आपका, फतेह बुर्ज कहां पड़ता है, पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था, आपको बताना है, राइट आंसर दीजिएगा कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था। हाँ 270 नंबर बताइएगा। तो ये किया था आपका भाई 1510 ईस्वी में। कब किया था, 1510 में किया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है